हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ट्रेनरी। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं सारी सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपके CDS में भी आता है, आपके NDA में भी आता है एंड FCAT में भी यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, FCAT में जनरली पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल कौन सी बॉडी के साथ डील करता है। तो शुरू करते हैं अपना, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। ठीक है, देन उनको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, सारी बॉडीज़ एक वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लिए। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती कौन कौन सी हैं। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़? तो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं विच आर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होती हैं, मैंशनड होती हैं। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए एक सेपरेट आर्टिकल होता है। ठीक है, तो उन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, और कुछ हमारी होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल आर्टिकल नहीं होता है, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारी एक होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड जैसे मैंने बताया कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट होता है, एक डेडिकेटेड आर्टिकल होता है उनके लिए। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 76 में। या मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। उसके बाद एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल होता है गाइस स्टेट लेवल पे। ठीक है, वो मेंशन्ड होता है हमारे आर्टिकल नंबर 165 में। उसके बाद हमारा एक होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम इन शॉर्ट CAG भी बोलते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 148 में। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, ये भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 280 में। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, ये भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये मेंशन्ड है हमारे फ्रॉम आर्टिकल नंबर 315 टू 323। ठीक है, उसके बाद UPSC यूनियन लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मेंशन्ड हमारे सेम आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। ठीक है, उसके बाद हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी हमारी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 324 में। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर SCs, नेशनल कमीशन फॉर SCs मेंशन्ड हमारे आर्टिकल नंबर 338 में। ऐसे ही है नेशनल कमीशन फॉर STs, मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल 338A में। ठीक है, एंड ऐसे ही हमारे पास है एक नेशनल कमीशन फॉर BCs। ठीक है, जो कि मेंशन्ड है हमारा आर्टिकल नंबर 338B में। ठीक है, उसके अलावा दो और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारी, एक हमारा स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज़, 8 ये 9 हो गया हमारा, ये 10 ये हमारा 11, स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज़, ये भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 350B में। उसके बाद एक और है हमारी GST काउंसिल, ये भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है गाइस, मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 279A में। तो सबसे पहले FCAT में आपके यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि कौन सी बॉडी कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो याद रखेंगे जनरली यहाँ से आ जाता है, मतलब UPSC और SPSC को छोड़ के पूछ लिया जाता है कि क्योंकि इनके आर्टिकल काफ़ी मतलब 315 से लेकर 323 तक है। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी इनसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कौन सी बॉडी हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो याद रखेंगे अटॉर्नी जनरल 76, एडवोकेट जनरल 165। ठीक है, CAG हमारा 148, फाइनेंस कमीशन 280,
इलेक्शन कमीशन 324, उसके बाद SC 338, ST 338A एंड BC 338B। ठीक है, उसके बाद है लिंग्विस्टिक ऑफिसर ऑफ माइनॉरिटीज़ 350B एंड GST काउंसिल हमारा 279A। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके ना इन सारी बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखवाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने अटॉर्नी जनरल के बारे में कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। उससे पहले एक बात जान लो, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, सारी की सारी बॉडीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं गाइस। इसका मतलब ये है कि ये बॉडीज़ हमारी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। ओके, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती या गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं ये हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं। ओके, अब बात करते हैं अपने अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, तो इसमें ना अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल दोनों को एक साथ करके पढ़ेंगे। एक साथ क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अटॉर्नी जनरल हमारा होता है यूनियन लेवल पे एंड हमारा एडवोकेट जनरल सेम हमारा उसका काउंटर पार्ट होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। दोनों के सेम फंक्शंस है, बस क्या है जगह का डिफरेंस है। एक होता है हमारा यूनियन लेवल पे एंड एडवोकेट जनरल होता है हमारा स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल मेंशन्ड है हमारा आर्टिकल नंबर 76। एडवोकेट जनरल मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 165 में। ठीक है, काम क्या होता क्या है इनका? ये अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे लॉयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं। ठीक है, एंड ऐसे ही एडवोकेट जनरल हमारे लॉयर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कहीं भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है तो ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गाइस। और दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। उसके बाद इनका अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं गाइस सेंट्रल लेवल पे, उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, और दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर साहब, क्योंकि स्टेट में केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट का काउंटर पार्ट कौन होते हैं? हमारे गवर्नर होते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, ऐसे तो नहीं ना कि हमारे प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर दे, क्योंकि सेंटर को उन्होंने क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है, गवर्नमेंट को डिफेंड करना होता है उनको कोर्ट में। इसीलिए उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं कि जिस भी बंदे को अपॉइंट किया जाएगा अटॉर्नी जनरल, वो एलिजिबल होना चाहिए टू बिकम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या होना चाहिए? वो एलिजिबल होना चाहिए, अदरवाइज उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो एलिजिबल होने चाहिए या क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए, वही क्वालिफिकेशंस चाहिए हमें अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। और इस तरफ स्टेट के केस में हो जाता है क्वालिफाइड टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट। एडवोकेट जनरल हमारे क्वालिफाई होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट।
ठीक है। सेंटर के केस में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट के केस में कौन, हमारे हाई कोर्ट। अब बात करते हैं इनकी टर्म ऑफ सर्विस की, ठीक है, कि कितने दिन का इनका टेन्योर होता है, कितने दिन के लिए ऑफिस में रहते हैं। जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं उनके टेन्योर 5 साल का होता है, ठीक है। तो टेन्योर को जानने से पहले आपको यहाँ से पहले 2 चीज़ें जाननी जरूरी हैं। एक होती है हमारा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड एक हमारे ऑफिसर होते हैं, एक होती है कंसेप्ट हमारा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये दोनों टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है गाइस, मतलब जो भी बंदा अगर कोई भी सर्विस कर रहा है, किसी भी पोस्ट पे है, वो अपॉइंटेड है, ठीक है, अगर उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है तो उसका मतलब ये है कि उसको कोई भी आके आसानी से रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा प्रेसिडेंट साहब का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। आप ऐसे ही उठा के हम इनको रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमें प्रेसिडेंट को निकालना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है जिसका नाम है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है, रेजोल्यूशन लेके आना पड़ता है, उसको लोकसभा राज्यसभा से पास कराना पड़ता है बाय स्पेशल मेजोरिटी, तब जाके हम किसको रिमूव कर पाते हैं, प्रेसिडेंट को। तो इसलिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास होती है हमारा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि जो भी बंदा प्रेसिडेंट के प्लेजर में सर्व कर रहा होगा उस बंदे को ईजिली क्या किया जा सकता है, उसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है उसकी पोस्ट से। उसको रिमूव करने के लिए किसी भी फॉर्मल इम्पीचमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल प्रोसेस से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारे अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल होते हैं, इधर अटॉर्नी इधर एडवोकेट, उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होती। वो अटॉर्नी जनरल हमारे सर्व करते हैं अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड एडवोकेट जनरल सर्व करते हैं अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर। मतलब क्या है कि जब भी प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे अपना उनका मन बदलेगा वो उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। एंड गवर्नर साहब जब उनका मन चाहेगा उनको रिमूव कर देंगे। अब ये रिमूव करने का मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करता है, वो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बोलती है वो तभी रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर, अब मान लो यार देखो सरकार का वकील है, सरकार की मर्जी है, जब चाहे उनको रिमूव करे, जब चाहे उनको अपॉइंट करे, ठीक है। तो इनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होती, ठीक है। और अगर इनको रिज़ाइन करना होता है, तो अटॉर्नी जनरल हमारे रिज़ाइन करते हैं प्रेसिडेंट को, एंड एडवोकेट जनरल हमारे रिज़ाइन करते हैं किसको, गवर्नर को। एंड यूजुअली जब हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है, जब हमारी गवर्नमेंट रिप्लेस हो जाती है तो हमारे अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल को भी रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो तो सरकार के वकील हैं। अगर सरकार ही नहीं रही तो अटॉर्नी जनरल क्या करेंगे। सेम इन केस ऑफ हमारा एडवोकेट जनरल, अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारी क्या हो गई, रिप्लेस हो गई, बदल गई, तो क्या होगा, एडवोकेट जनरल को भी अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार है तो भी तो उनका वकील है, सरकार ही गिर जाएगी तो वकील क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद इनकी जो सैलरी है, जनरली क्या होता है, जनरली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं जनरली उनकी सैलरी चार्ज होती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेकिन इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज नहीं होती है। इस बात का आप याद इसको ध्यान रखेंगे। सेम इस केस में होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनकी सैलरी चार्ज नहीं होती। कंसोलिडेटेड फंड होता है मतलब यहाँ से ना जनरली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, इन सब लोगों की सैलरी वहाँ से चार्ज होती है। लेकिन जो एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, इनकी सैलरी यहाँ से चार्ज नहीं होती है। एंड डिसाइड कौन करता है कि कितनी सैलरी मिलेगी, अटॉर्नी जनरल के केस में डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, एंड एडवोकेट जनरल के केस में डिसाइड करते हैं गवर्नर कि कितनी सैलरी इनको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। तो पावर एंड फंक्शंस हमारे एडवोकेट जनरल के भी सेम हैं और अटॉर्नी जनरल के भी सेम है, बस डिफरेंस ये है
कि अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस होते हैं यूनियन लेवल पे एंड एडवोकेट जनरल का काम होता है स्टेट लेवल पे। तो ये पावर एंड फंक्शंस दोनों एक ही साथ मैं बता दूंगा, अलग अलग नहीं लिखवाऊंगा अब यहाँ पे, क्योंकि दोनों के पावर एंड फंक्शंस सेम होते हैं। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट को कहीं भी रिप्रेजेंट करना होता है, अगर कहीं भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी कोर्ट में, तो वो रिप्रेजेंट कौन करते हैं? यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल, एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कल को आपने मान लो सरकार के ऊपर केस कर दिया, तो सरकार की तरफ से जो केस लड़ेगा ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे आपने केस कर दिया तो आपको उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल लड़ेगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट जनरल लड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा एक होता है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड एक होता है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब मान लो ये क्या होता है? ये होता है हमारा, सबसे पहले तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, मान लो हमारे प्रेसिडेंट साहब को कोई एडवाइस लेनी है, किससे? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से नहीं, प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस लेनी है सुप्रीम कोर्ट से। कोई भी मान लो मैटर हो गया, प्रेसिडेंट साहब को समझ नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्या लेते हैं? एडवाइस लेते हैं। एंड इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 143 में। ठीक है। तो वो एडवाइस प्रेसिडेंट ऐसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुंच जाते। ठीक है। प्रेसिडेंट साहब की तरफ से अटॉर्नी जनरल जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में और क्या करते हैं? वो एडवाइस लेते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं जाते एडवाइस लेने। ठीक है। उसके अलावा ऐसा ही स्टेट के केस में होता है। स्टेट के केस में गवर्नर साहब हमारे एडवाइस लेते हैं, किससे? हाई कोर्ट से। तो उनकी तरफ से एडवाइस कौन लेता है? उनकी तरफ से एडवाइस लेता है हमारा एडवोकेट जनरल। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ओके। लेकिन ये जो एडवाइस होती है ना, ये बाइंडिंग नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ओके। नेक्स्ट पावर हमारी जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल के पास पावर होती है, ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, ठीक है, सभी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, वहाँ की ऑडियंस बन सकते हैं। ठीक है। वहाँ से सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू ऑडियंस एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ऐसे ही एडवोकेट जनरल के पास पार्ट होता है इसके पास राइट होता है राइट टू ऑडियंस एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट के अंदर। ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल के पास पावर होती हैं सारी की सारी, मतलब एमपी की सारी प्रिविलेजेस होती हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जितनी भी प्रिविलेजेस होती हैं गाइस, सारी की सारी प्रिविलेजेस होती हैं हमारे किसके पास? हमारे अटॉर्नी जनरल के पास। मतलब कि उनके पास राइट होता है, वो ही कैन टेक पार्ट एंड स्पीक इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, और ठीक है, और वो या फिर उनकी ज्वाइंट सिटिंग में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है। या बेशक वो मेंबर हों या उसके ना हों। ठीक है। तो मतलब हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके पास राइट होता है, ही कैन टेक पार्ट एंड स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ही कैन टेक पार्ट। ठीक है। तो उनके पास सारी की सारी एमपी की प्रिविलेजेस होती हैं, और एक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में वो पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, और उनकी ज्वाइंट सिटिंग में भी पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं। और ऐसे ही एडवोकेट जनरल के पास प्रिविलेजेस होती हैं एक एमएलए की, और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते।
सेम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये सारे प्रिविलेजेस होती हैं हमारे अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल के पास। ठीक है, एंड ये हमारे ना एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट के फुल टाइम काउंसिल नहीं होते। फुल टाइम काउंसिल मतलब ये है कि ये प्राइवेट में भी अपना काम चला सकते हैं, मतलब कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के वकील हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने छोटे मोटे केस, प्राइवेट केस नहीं ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के फुल टाइम काउंसिल नहीं होते और प्राइवेट प्रैक्टिस में भी पार्ट ले सकते हैं। मतलब कोई छोटा मोटा केस आ गया इनके पास बाहर से गवर्नमेंट के अलावा, तो वो उसको भी संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल के बारे में। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यहाँ से देखो 2 हमारी कवर हो गई, एक ही साथ अटॉर्नी जनरल कवर हो गया, एडवोकेट जनरल कवर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने CAG के बारे में। CAG के बारे में बात करते हैं। CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे हमारे जो हम अटॉर्नी जनरल पढ़ रहे थे, तो अटॉर्नी जनरल यूनियन लेवल पे अलग थे, लेकिन स्टेट लेवल पे अलग थे। लेकिन CAG के केस में नहीं होता। CAG हमारे यूनियन लेवल पे भी होते हैं और स्टेट लेवल पे भी एक ही बंदा होता है। ठीक है, स्टेट लेवल पे कोई अदर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट नहीं होता, एक ही होते हैं हमारे CAG। ठीक है, मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 148 में। ठीक है, हेड होते हैं हमारे अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट के। जो हमारा अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है गाइस, उसके हेड होते हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इनको हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ऐसे स्टेटमेंट देके क्वेश्चन आ जाता है कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको बोलते हैं। मतलब इनका काम होता है कि मतलब जो भी देश में कुछ भी काम हो रहा है, अगर उसकी ऑडिटिंग करनी है, मतलब उसको चेक करना है कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ गया। ठीक है, वो सब उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। तो वो सारा काम CAG का होता है। इसीलिए कहीं पे भी अगर करप्शन वगैरह हो रहा हो तो CAG हम क्या करते हैं, उसको ऑडिट करते हैं एंड पता लगाते हैं कि करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए हम उनको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनको हम वॉच डॉग ऑफ पब्लिक सर्विसेज भी बोलते हैं। सॉरी, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस भी हम इनको बोलते हैं। हमारी पार्लियामेंट के एजेंट होते हैं। मतलब जो भी ये काम करते हैं, जो भी ये रिपोर्ट देते हैं, वो अपनी क्या करते हैं, पहले प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं एंड प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट को क्या करते हैं, पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। तो इसलिए हम इनको पार्लियामेंट का एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने CAG को बोला था द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये लिख लो कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ये स्टेटमेंट दी थी BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ही कॉल्ड CAG एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, एंड इसको हम बुलवॉक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इज द वन ऑफ द बुलवॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। बुलवर्क जैसे ना हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, उसके 4 बुलवर्क होते हैं, ठीक है। तो 4 बुलवर्क, उसमें से एक बुलवर्क है हमारा CAG, बाकी चार कौन होते हैं तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम के 4 बुलवर्क हैं। सबसे पहले तो CAG, दूसरे हमारे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तीसरी हमारी होती है UPSC, एंड चौथा हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के हमारे इंडिया में 4 बुलवर्क हैं, ठीक है। एक हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों हमारी क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट हमारा अलग से जुडिशरी का एक ऑर्गन है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ये CAG को, अब बात करते हैं CAG को अपॉइंट कौन करता है। तो अभी मैंने बताया था जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं सबके अपॉइंटमेंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट साहब। तो CAG को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो अगर CAG को रिज़ाइन करना है तो रिज़ाइन किसको कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को भी रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी वक्त, मतलब जो अपॉइंट करता है उसी को रिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इनका टेन्योर होता है 6 साल का और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। ऐसे याद रखो 665, मतलब या तो 65 साल की उम्र से कम। अगर 65 साल की उम्र ज़्यादा है तो उनको ओबियसली उनको हटना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो एक टर्म जो होती है वो 6 साल की होती है, ठीक है। एंड 65 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इनके पास गाइस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर सर्व नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होगी तो अपने ऑडिट का काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ना हो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही मान लो कोई केस आ जाए और ये उसको ऑडिट करने लगे तो गवर्नमेंट तो तभी फट से इनको रिमूव कर देगी ना, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनको दी गई है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये क्या लिख दिया मैंने, तो इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इनको ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। इनको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, ऐसे ही रिमूव करते हैं हम CAG को, सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। जजेस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको ये प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बस ये इतना याद रखो कि इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है, ठीक है। एंड सैलरी जो है, सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जनरली जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होती है इनकी भी उतनी ही सैलरी होती है, ठीक है। उसके बाद सैलरी मिलती कहाँ से है, तो गाइस इसकी सैलरी चार्ज होती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी चार्ज होती है, लेकिन एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज नहीं होती है, ठीक है। CAG की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। उसके अलावा अगर मान लो ये बन गए हमारे CAG एंड CAG ने ले ली रिटायरमेंट, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट ये किसी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट आइदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। मतलब रिटायरमेंट के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। एंड इनको कोई भी पार्लियामेंट में, कोई भी मिनिस्टर इनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इनको अगर पार्लियामेंट में जाना है तो ये खुद जाएंगे, ठीक है। कोई और मिनिस्टर इनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ज़रा याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा
ये हमारी ना रिपोर्ट सबमिट करते हैं हमारे, जैसे इनके पास ऑडिट का काम आया, इन्होंने ऑडिट किया, ठीक है, ऑडिट करके ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को लेके आते हैं हमारे पार्लियामेंट के सामने। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट साहब को 3 रिपोर्ट सबमिट करते हैं, 3 रिपोर्ट सबमिट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को। तो वो भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी रिपोर्ट जो है सबमिट करते हैं हमारे सीएजी साहब। तो सबसे पहले एक होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, दूसरी होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। ठीक है, तीसरी होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये 3 रिपोर्ट जो हैं वो हमारे सीएजी साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब को सबमिट करते हैं, एंड देन प्रेसिडेंट साहब इन तीनों रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने लेके जाते हैं। ठीक है, एंड स्टेट के केस में सीएजी जो है ये 3 रिपोर्ट हमारे गवर्नर को सबमिट करते हैं, एंड गवर्नर फिर उन रिपोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीएजी, हो गया आपका अटॉर्नी जनरल, हो गया एडवोकेट जनरल, हो गया। एक और बात याद रखना, एक और, जो हमारा सीएजी होता है ना, सीएजी ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली फॉर ऑडिट। इसका बस ऑडिट का काम होता है, मतलब इसका केवल और केवल जांच पड़ताल का काम होता है। मेरी हिंदी की बेकार है, छोड़ो इसको। वो केवल और केवल जांच पड़ताल का काम। और जांच पड़ताल कब होती है? जांच पड़ताल जब होती है जब कांड हो चुका होता है। ठीक है, तो इनका केवल और केवल ऑडिट का काम है। ठीक है, एंड ऑडिट तभी होगी जब कोई कांड हो चुका होता है। तो मतलब इनका काम तभी शुरू होता है जब कोई कांड ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, कांड के होने से पहले क्या हो रहा है देश में, ठीक है, किसको कितने पैसे अलोकेट हो रहे हैं, कौन कैसे काम कर रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कांड हो जाता है ना, तब इनको लेना देना आता है, उसके बाद ये ऑडिट करते हैं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं कांड हो जाने के बाद। उससे पहले क्या हो रहा है, कौन किसको को क्या कर रहा है, उससे इन्होंने कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपका सीएजी भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो अटॉर्नी जनरल आपने पढ़ लिया, एडवोकेट जनरल आपने पढ़ लिया, सीएजी आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपने फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है हमारी फाइनेंस कमीशन। क्या है हमारी? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक फाइनेंशियल कमीशन का गठन करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल के बाद। constituted by the president every 5th year, और या फिर जब उनको ज़रूरत महसूस हो तब भी वो उसको कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कंस्टिट्यूट करते हैं? प्रेसिडेंट हमारे। कब? और हर 5 साल के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये जो पूरा कमीशन होता है ना, इसमें देखो एक बंदा नहीं होता। जैसे सीएजी है, सीएजी केवल एक ही होता है, अटॉर्नी जनरल एक ही होता है, लेकिन फाइनेंस कमीशन ना ये एक बॉडी होती है जिसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं। तो गाइस इसमें होता है, एक तो हमारा टोटल हमारे 5 बंदे होते हैं इसमें, जिसमें से एक हमारा होता है चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक चेयरमैन होता है एंड 5 अदर बंदे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टर्म होती है इनकी, जो टर्म है वो डिसाइड करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होती, अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये लोग सर्व करते हैं। ठीक है, बस इनका काम होता है फाइनेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट को एडवाइस देना या पॉलिसीज़ वगैरह लेके आना। ठीक है,
तो ये हमारी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर ये लोग सर्व करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए ये भी हमारे प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, जनरली ये होते हैं क्वालिफिकेशंस जो जर्नली क्वालिफिकेशंस वो होती हैं कि जो चेयरमैन होता है गाइज, जो चेयरमैन होता है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का। ठीक है, एंड उसके बाद जो 4 बंदे होते हैं, उसके बाद जो 4 अलग बंदे होते हैं उनमें से एक बंदे के पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट। या तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बंदा जो होता है, दूसरा बंदा वो होता है जिसके पास फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज हो, जिसके पास नॉलेज हो किससे रिलेटेड, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड उसके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तीसरे बंदे के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तीसरे बंदे के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, एंड चौथे बंदे के पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए किसकी, इकोनॉमिक्स की। तो 5 बंदे होते हैं। चेयरमैन के पास पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 4 में से एक बंदे के पास या तो जज, हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशंस हो या रिटायर्ड जज हो। दूसरे बंदे को फाइनेंस या गवर्नमेंट के अकाउंट की नॉलेज हो। तीसरे बंदे को फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो। एंड चौथे बंदे को स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारे गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब से चीज़ों से रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट को क्या देते हैं, ये रिकमेंडेशंस देते हैं। एंड ये जो रिकमेंडेशंस देते हैं गाइस, ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, केवल और केवल एडवाइजरी होती हैं कि गवर्नमेंट माने या ना माने। एंड आज तक टोटल 15 फाइनेंस कमीशन जो हैं वो कंस्टिट्यूट किए जा चुके हैं। इंडिपेंडेंस से मतलब जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से आज तक टोटल 15 फाइनेंस कमीशन जो हैं वो कंस्टिट्यूट हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ फाइनेंस कमीशन आपका कंप्लीट। ठीक है, तो क्या देख लिया आपने पढ़ लिया अटॉर्नी जनरल के बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में, CAG, एंड अब हमने पढ़ लिया फाइनेंस कमीशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं UPSC के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। एंड दोनों को जैसे एडवोकेट एंड अटॉर्नी जनरल को रिलेट करके पढ़ा था, इनको भी ऐसे ही रिलेट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं अपने UPSC के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड इसी का काउंटर पार्ट स्टेट लेवल पे होता है गाइस, SPSC, मतलब कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो दोनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले UPSC, सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन क्या क्या होता है। आर्टिकल तो वही 315 से लेके 323 तक मेंशन्ड हमारे UPSC के बारे में। एंड इसमें भी हमारा आर्टिकल 315 से लेकर 313 तक मेंशन्ड, 323 तक मेंशन्ड है इसमें SPSC के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कंपोजिशन के बारे में। तो जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन होता है जिसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे UPSC में भी कई सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे फाइनेंस कमीशन में डिसाइडेड था कि एक तो होगा चेयरमैन, बाकी होंगे अदर मेंबर्स। ठीक
ठीक है। लेकिन जो हमारा यूपीएससी में है इसका मतलब नंबर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक तो हमारा चेयरमैन होता है, ठीक है, एंड बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, एंड कितने अदर मेंबर्स होंगे ये डिसाइड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। ऐसा ही सेम एसपीएससी के केस में एक चेयरमैन होता है, बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, एंड यहाँ पे डिसाइड करता है कौन, कितने अदर्स मेंबर होंगे, यहाँ पे डिसाइड करता है गवर्नर, ठीक है। अब बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट के बारे में कि इनको अपॉइंट कौन करता है। तो चेयरमैन हो या बाकी सारे मेंबर्स हो, सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। स्टेट के केस में इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर साहब, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टर्म की। टर्म होती है इनकी 6 ईयर और अनटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टेट के केस में एज होती है 6 ईयर का तो टर्म होती है, एंड अपर एज लिमिट होती है गाइज यहाँ पे 62 ईयर्स। तो इसको याद रखेंगे, यूपीएससी में अपर एज लिमिट 65 ईयर्स होती है, एसपीएससी में अपर एज लिमिट 62 ईयर्स होती है, ठीक है। ये कर दिया हमने अपॉइंट। अब इनको बात करते हैं रिमूवल की, कि इनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, रिमूवल का प्रोसेस सेम होगा यूपीएससी में भी एंड एसपीएससी में भी, ठीक है। मतलब रिमूव केवल और केवल प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी का बंदा हो, चाहे वो एसपीएससी का बंदा हो, दोनों को रिमूव करने का काम करेंगे प्रेसिडेंट। लेकिन स्टेट में अपॉइंट करने का काम तो गवर्नर करते हैं, लेकिन रिमूव करने का काम केवल और केवल प्रेसिडेंट करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो एसपीएससी हो, ठीक है। और रिमूव ऐसे ही नहीं कर सकते, रिमूवल के कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि इन ग्राउंड्स पे आप यूपीएससी के मेंबर या उनके बंदे को, या एसपीएससी के मेंबर या उसके बंदे को आप रिमूव कर सकते हो। तो वो ग्राउंड क्या क्या होते हैं? वो ग्राउंड सबसे पहले एक होता है, अगर वो बंदा बैंकरप्ट हो गया है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। या फिर वो बंदा किसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो गया है, प्राइवेट या किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में वो एंगेज हो गया है, यूपीएससी के अलावा उसने अपना कोई और प्राइवेट धंधा शुरू कर दिया है, ठीक है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तीसरा, अगर वो अनफिट है, ठीक है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ग्राउंड होता है, वो है हमारा मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, अब ना इन दोनों वर्ड्स को ना कभी डिफाइन नहीं किया गया कि किस चीज़ को हम मिसबिहेवियर बोलेंगे, किस चीज़ को हम इनकैपेसिटी बोलेंगे। लेकिन एक बात हमारी मेंशन है, अगर किसी भी बंदे को आप मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ऊपर आप रिमूव करते हो, देखो बाकी ग्राउंड्स तो देखो, बैंकरप्ट है तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो बैंकरप्ट है, ठीक है, इसमें आप उसके साथ गलत नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो गया तो सबको पता चल जाएगा, वो रिमूव कर देंगे इसको। अनफिट है तो सबको पता चल जाएगा, उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर मिसबिहेवियर वो कर रहा है तो सबको थोड़ी पता चलेगा कि अंदर वो क्या कर मिसबिहेवियर कर रहा है, क्या उसकी इनकैपेसिटीज़ हैं। तो इस केस में उसके साथ कहीं गलत ना हो तो ना उसको मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर किसी बंदे को मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट को वो केस लेके जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी में अगर कोई भी बंदा गिल्टी पाया जाता है तो प्रेसिडेंट साहब उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है तो वो रिमूव नहीं होगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है गाइज, वो बाइंडिंग होगा हमारे प्रेसिडेंट के साहब के ऊपर। अगर प्रेसिडेंट साहब रिमूव करना चाह रहे हैं और वो इंक्वायरी में नॉट गिल्टी पाया तो वो रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। इससे इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हमारे यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के पास क्या होती है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है, ठीक है। मतलब ऐसे ही उनको हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी जो सैलरी है वो चार्ज होती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ओके। ठीक है। एंड उसके बाद ना कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं कि किन बंदों को हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं?
क्वालिफिकेशंस ये हैं कि कम से कम आधे बंदों के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। 1/2 of the members should have held office for at least 10 years either under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मतलब कम से कम आधे लोगों के पास 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सैलरी मैंने बता दी, दोनों की सैलरी चार्ज होती है। यूपीएससी वालों की सैलरी चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एंड एसपीएससी वालों की सैलरी चार्ज होती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। उसके बाद फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यूपीएससी के फंक्शंस क्या होते हैं और एसपीएससी सेम होता है। यूपीएससी के फंक्शन होते हैं यूनियन लेवल पे एंड एसपीएससी के फंक्शन होते हैं स्टेट लेवल पे। तो जो गाइस यूपीएससी होती है वो होती है हमारी वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। जैसे सीएजी होता है वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, इसी तरह वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम हमारा होता है यूपीएससी यूनियन लेवल पे, और सेम स्टेट लेवल पे वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम होता है एसपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का काम होता है कंडक्ट कराना एग्जाम्स फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, या फिर सेंट्रल या फिर कोई भी पब्लिक सर्विस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हो, या कोई ऐसी सर्विस जो सेंटर के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती हो। तो इन सारी सर्विसेज में अपॉइंटमेंट एग्जाम्स ये सब कंडक्ट कराने का काम होता है किसका, यूपीएससी का। ठीक है, एंड एसपीएससी का काम होता है उन सारी चीज़ों की मतलब रिक्रूटमेंट्स जो कि हमारे स्टेट के अंदर आती हैं, जो भी सर्विसेज जो भी रिक्रूटमेंट्स, इन सब को कंडक्ट करवाने का काम होता है किसका, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज आपको पता है कौन सी होती हैं, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आपके पास। कौन कौन सी, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। आज के टाइम पे 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, और ये ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की जो पावर होती है वो होती है गाइस राज्यसभा के पास। राज्यसभा चाहे तो और भी ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो ये फंक्शंस होते हैं यूपीएससी और एसपीएससी के। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रिटायरमेंट के बाद ये क्या करते हैं। ठीक है, तो ये ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो मैं ना एकदम डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, कि रिटायरमेंट के बाद कौन सा बंदा किस चीज़ की एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल होता है। आफ्टर रिटायरमेंट सीन्स की हम बात करते हैं। जैसे हमारा सीएजी होता है वो रिटायरमेंट के बाद फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता, तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारा कोई चेयरमैन है यूपीएससी का और वो रिटायर हो गया है, यूपीएससी का चेयरमैन अगर गाइस रिटायर हो रहा है तो वो किसी भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट आइदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो अगर यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर हो रहा है तो वो किसी भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं, अगर यूपीएससी का कोई मेंबर रिटायर हो गया है, अगर यूपीएससी का कोई मेंबर रिटायर हो गया तो गाइस क्या होता है, यूपीएससी का रिटायर्ड मेंबर बन सकता है चेयरमैन। चेयरमैन बन सकता है कहाँ का, यूपीएससी का या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। लेकिन सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता या फिर सेम ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होता। मतलब अगर कोई यूपीएससी का मेंबर था और रिटायर होने के बाद वो दोबारा से यूपीएससी का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है वो बन सकता है, लेकिन दोबारा से सेम ऑफिस में मेंबर वो नहीं बन सकता।
ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रिटायर हो रहा है, अगर कोई चेयरमैन रिटायर हो रहा है किसका, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं, उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो बन सकता है, या तो वो बन सकता है चेयरमैन किसका, यूपीएससी का, वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। मतलब किसी और का, सेम का नहीं, लेकिन सेम ऑफिस के लिए कोई भी एलिजिबल नहीं होता, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यूपीएस अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई बंदा रिटायर हो रहा हो, ठीक है, तो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, वो मेंबर बन सकता है यूपीएससी का, या फिर वो चेयरमैन बन सकता है किसी दूसरी एसपीएससी का, लेकिन सेम ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रिटायर हो रहा है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन सकता है चेयरमैन कहाँ का, यूपीएससी का, या फिर चेयरमैन बन सकता है किसी भी एसपीएससी का, ठीक है। तो अगर मेंबर रिटायर हो रहा है तो वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का या किसी और एसपीएससी का, लेकिन दोबारा से मेंबर नहीं बन सकता, ये बात याद रखना। सेम एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा कोई भी। एक बार और देख लो, अगर यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर हो रहा है तो वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता। यूपीएससी का मेंबर रिटायर हो रहा है तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, किसी और एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन दोबारा से मेंबर नहीं बन सकता। उसके बाद अगर एसपीएससी का चेयरमैन रिटायर हो रहा तो वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, या मेंबर बन सकता है यूपीएससी का, या वो चेयरमैन बन सकता है किसी अदर एसपीएससी का। उसके अलावा अगर कोई एसपीएससी का मेंबर रिटायर हो रहा है तो वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है। तो यहाँ था आपका एसपीएससी एंड यूपीएससी, दोनों क्लियर हो गए हैं। आई होप यहाँ से आपको कोई डाउट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जो यूपीएससी होती है ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देती है, एंड ये रिकमेंडेशंस जो भी होती हैं गाइस, ये हमारी एडवाइजरी होती हैं नेचर में, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो रिकमेंडेशंस देती है हमारी यूपीएससी, हमारी यूनियन गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन होती हैं गाइस, ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं। गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस को क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविज़न होता है, अगर गवर्नमेंट यूपीएससी की रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट करेगी तो आपको वो अप्रूव कराना पड़ेगा फ्रॉम अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट। एक हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी होती है यूनियन कैबिनेट की, वहाँ से आपको क्या कराना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही उनकी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको यूपीएससी की रिकमेंडेशन रिजेक्ट करनी है तो आपको वो अप्रूव कराना पड़ेगा फ्रॉम अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट, ठीक है। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविज़न होता है जिसको हम बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या जेपीएससी। जेपीएससी में क्या होता है, जेपीएससी में अगर दो या दो से स्टेट अगर चाहें तो आपस में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकती हैं। मतलब अगर अलग अलग सर्विस एसपीएससी ना बना के दो या दो से ज़्यादा स्टेट एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन एंड ये जो बनेगा ना जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन ये हमारा ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती, ये हमारी एक स्टैचुरी बॉडी होती है। स्टैचुरी बॉडी आगे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जब कवर करेंगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी कंसेप्ट होता है जो कि एक स्टैचुरी बॉडी होती है, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट चाहें तो आपस में ज्वाइंटली एक क्या बना सकती हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती हैं, जिनका अपॉइंटमेंट करने का काम करता है कौन, प्रेसिडेंट,
एंड यहाँ पे जो एज लिमिट होती है वो होती है 6 ईयर एंड अपर एज लिमिट होती है 62 ईयर्स। बाकी सब काम इनका सेम होता है, ठीक है। तो ये था आपका SPSC हो गया, आपका UPSC हो गया। तो और क्या क्या बच गया आपका? UPSC SPSC हो गया आपका। अब बच गया आपका इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC ST BC, ये बाकी तो सारे छोटे छोटे ही हैं, ठीक है। GST काउंसिल। नेक्स्ट बॉडी है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 324 में, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है इलेक्शन, ठीक है। कौन कौन से इलेक्शन, ये जानना यहाँ से ज़रूरी है। तो गाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है इलेक्शन हमारे पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्शंस हो गए, मान लो वो चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो, चाहे वो राज्यसभा के इलेक्शंस हो, इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, जिनमें हम MPs वगैरह चूज़ करते हैं, ये भी। एंड जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो भी सारे कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी हमारा इलेक्शन कमीशन ही कराता है। एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये भी हमारा कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के सारे इलेक्शंस हमारे कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, जो हमारी पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज़ होती हैं, मतलब हमारी लोकल बॉडीज़, उनके जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। इनके इलेक्शन कराने के लिए एक अलग बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज़ के इलेक्शन करवाता है कौन? हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एंड बाकी सारे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हमारे करवाता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसे UPSC में मल्टी मेंबर बॉडी थी हमारी, ऐसे ही हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, जिसमें एक तो होता है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक तो हमारा होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी होते हैं हमारे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, जो कि डिसाइड करता है प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो इलेक्शन कमिश्नर एंड बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर सबका अपॉइंटमेंट करता है हमारे कौन? प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनके टेन्योर की। तो इनका टेन्योर होता है 6 ईयर का एंड अपर एज लिमिट होती है 65 ईयर्स, ठीक है। कंडीशंस, टर्म्स ऑफ सर्विस सब डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। अगर बात करें रिमूवल की, तो रिमूवल में इनके पास होती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है। इनको रिमूव करने के लिए कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। लेकिन रिमूव करने के लिए क्या होगा? आपको एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा दोनों हाउसेस से, ठीक है। प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, उसके लिए उसको एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा लोकसभा से भी एंड राज्यसभा से भी बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से इनके पास क्या होती है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है। एंड जो रिमूवल के ग्राउंड्स होते हैं वो सेम होते हैं हमारे मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। एंड बाकी जो पहले ग्राउंड्स बताए थे, मतलब बैंकक्रप्ट अगर हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो भी हम इनको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है, ठीक है। अगर आपने किसी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर को आपको रिमूव करना है, तो आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
ठीक है। विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं उनके ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस की, कि काम क्या क्या होता है उनका, इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ड्यूटीज़, इलेक्शंस को सुपरिटेंडेंस करना होता है कौन से, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के। उसके अलावा और क्या क्या काम होता है, उसके अलावा टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज़ को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कौन सी कंस्टिट्यूएंसी की टेरिटोरियल लिमिट कहाँ तक होगी, ये डिसाइड करने का काम कौन करता है, ये डिसाइड करने का काम करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अलावा इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने का काम हमारा कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करना, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है उसको स्टेटस देना कि ये स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टीज़ है, एंड उनको सिंबल एलोकेट करना, ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उसके अलावा अगर MPs एंड MLAs को अगर डिस्क्वालीफाई करना पड़ जाए, ठीक है, अगर आपको MPs एंड MLAs को डिस्क्वालीफाई करना हो तो MPs को डिस्क्वालीफाई करते हैं हमारे प्रेसिडेंट और MLAs को डिस्क्वालीफाई करते हैं हमारे गवर्नर। तो इस केस में हमारे MPs के केस में इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एडवाइस देता है हमारे प्रेसिडेंट को, एंड MLAs के केस में एडवाइस देता है इलेक्शन कमिश्नर हमारे किसको, गवर्नर को। उसके अलावा अगर किसी एरिया में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आपको पता है, जहाँ पे कहीं मतलब सरकार नहीं बन पाती तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो अगर किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, अगर आपको प्रेसिडेंट रूल एक बार अगर आपको किसी भी स्टेट में 1 साल से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड करना है, अगर आपको प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज़्यादा किसी स्टेट में एक्सटेंड करना है तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ना हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमारा इलेक्शन कमीशन हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को अगर 1 साल से ज़्यादा आपको एक्सटेंड करना है उस केस में। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्शन कमीशन। उसके बाद बस छोटी छोटी 1-2 बॉडीज़ और बच गई हैं। बच गया हमारा नेशनल कमीशन फॉर SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी हैं, एक साथ हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तीनों को एक साथ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं अपना नेशनल कमीशन ऑफ SCs के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ था 1978 में हमारी जो गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया एक नॉन स्टैच्यूटरी मल्टी मेंबर बॉडी बनाई, किसके लिए, SCs एंड STs के लिए। 1978 में हमारी गवर्नमेंट ने SC एंड SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक नॉन स्टैच्यूटरी मल्टी मेंबर बॉडी बनाई। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन द ईयर 1987 में हमारी गवर्नमेंट ने इस मल्टी मेंबर बॉडी का नाम बदल के इसका नाम रख दिया नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। तो शुरुआत में हमारे जो नेशनल कमीशन था SCs के लिए एंड STs के लिए, ये एक ही बॉडी थी। ठीक है, तो ये एक ही बॉडी थी। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक आया था हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो इसमें क्या किया गया, इसमें सबसे पहले तो इन दोनों बॉडीज़ को अलग अलग कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs को बाइफरकेट कर दिया गया, एक बना दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड एक बना दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। एंड इन दोनों को अलग करने के साथ साथ इन दोनों को बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इसके लिए एलोकेट कर दिया आर्टिकल नंबर 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर SCs को एलोकेट कर दिया आर्टिकल नंबर 338A। ठीक है, तो ये था सफ़र नेशनल कमीशन फॉर SCs का एंड STs का। उसके बाद हमारा नेशनल कमीशन ऑफ DC बना था। वो कैसे बना था, तो उसके लिए हमारा एक मंडल केस था, हमारा
ठीक है, 1992 में। ठीक है, तो मंडल केस में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट था ना हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या करने के लिए डायरेक्ट किया, एक बॉडी बनाने के लिए, टू फॉर्म अ स्टैचुरी बॉडी फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक स्टैचुरी बॉडी होनी चाहिए फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो गवर्नमेंट ने 1993 में बनाया था, इसी मंडल कमीशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मंडल केस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 1993 में बनाया था एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एंड लेटर इसको बना दिया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट, बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। इसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बना दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ऐसे बने थे हमारी ये नेशनल कमीशन फॉर SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, एंड इसको दिया गया आर्टिकल नंबर 338P। तो ना इन तीनों के ना आर्टिकल्स में ज़रा कन्फ्यूज़न होता है, एंड ये तीनों का ना क्वेश्चन बस आर्टिकल से ही आता है कि कौन से कमीशन को कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, शेड्यूल कास्ट को दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 338, शेड्यूल ट्राइब्स मेंशन्ड हमारे आर्टिकल 338A में, एंड बैकवर्ड क्लासेस मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल नंबर 338B में। यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके अलावा ये तीनों बॉडीज़ जो होती हैं ना, ये इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। इन तीनों बॉडीज़ में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक हमारा होता है चेयरपर्सन, एक हमारा होता है वाइस चेयरपर्सन, एंड बाकी 3 हमारे होते हैं अदर मेंबर्स, एंड तीनों को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, एंड टर्म्स मतलब टर्म ऑफ ऑफिस, हमारा टेन्योर, ये सब डिसाइड कौन करते हैं, ये भी डिसाइड हमारा प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल कमीशन ऑफ SC, STs एंड BCs के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक हमारी स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज़, स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज़। तो देखो लिंग्विस्टिक क्या होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब है कनेक्टेड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको ना थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में। तो जैसे हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। ठीक है, तो 1947 से ही डिमांड्स आनी स्टार्ट हो गई थी कि जो हमारी स्टेट्स है ना उनको रीऑर्गेनाइज़ किया जाए। रीऑर्गेनाइज मतलब उनको दोबारा से बनाया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे। एंड ये डिमांड उठ रही थी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, मतलब एक लैंग्वेज एक स्टेट में एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही होने चाहिए। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले के लिए अलग से स्टेट बनाओ। तो ये डिमांड्स हो रही थी, तो सरकार ने इसके ऊपर विचार किया, एंड 1948 में सबसे पहले गवर्नमेंट ने बनाया एक धार कमीशन। धार कमीशन का काम था ये चेक करना कि ये जो डिमांड्स उठ रही हैं क्या ये सही हैं, क्या हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम अपनी स्टेट्स को बना सकते हैं। तो धार कमीशन ने क्या किया, धार कमीशन ने इस डिमांड को कर दिया रिजेक्ट कि यार नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाना हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन लोग नहीं माने, फिर से डिमांड्स उठनी शुरू हुई। तो गवर्नमेंट ने दोबारा से इन द सेम ईयर 1948 एक और कमेटी बनाई जिसका नाम था JVP कमेटी। तो JVP कमेटी बनाई गई दोबारा से 1948 में, जिसके मेंबर्स थे हमारे J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल एंड P से पत्ता भाई सीतारमन। ये 3 लोगों की ये कमेटी बनी। इसने भी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। ठीक है, तो गवर्नमेंट को दोबारा से एक और कमीशन बनाना पड़ा जिसका नाम था फजल अली कमीशन। ठीक है, जो कि आया था इन द ईयर 1953। फजल अली कमीशन ने फाइनली ये डिमांड एक्सेप्ट की कि चलो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। किस डिमांड को, कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के बेसिस पे हम स्टेट्स नहीं बना सकते।
वन लैंग्वेज वन स्टेट की डिमांड को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद पहली स्टेट बनाई गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो थी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, पहली स्टेट हमारी बनाई गई। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश तो बना दी पहली स्टेट 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। लेकिन डेमो उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि यार आंध्र प्रदेश बन सकता है तो बाकी स्टेट्स क्यों नहीं बन सकती, तो फिर से आवाज़ें उठनी स्टार्ट हुई। तो फिर गवर्नमेंट लेके आई एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कमीशन का नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, फ्रॉम 1953 से लेके 1955 तक, ठीक है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, ठीक है, अपनी रिकमेंडेशंस दी। एंड इन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। इसी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए लाया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। एंड इसी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 में मेंशन्ड था कि एक स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर होना चाहिए, किसके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। तो स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर ऑफ माइनॉरिटीज़ बनाया गया था गाइज बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 एंड इसको आर्टिकल अलॉट किया गया था, आर्टिकल नंबर 350B, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी इसके बनने की, कैसे ये बना, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है 7th स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर को, वही हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्वालिफिकेशंस, टेन्योर, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सब हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स है स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर का इलाहाबाद में, इलाहाबाद में इनका हेडक्वार्टर्स है। उसके अलावा इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, 3 रीजनल ऑफिसेज हैं हमारे स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर के। कौन कौन से हैं रीजनल ऑफिसेज? सबसे पहले है एक हमारा बेलगांव कर्नाटका में, ठीक है। एक है रीजनल ऑफिसेस इनका चेन्नई तमिलनाडु में, एंड एक है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एंड ये जो स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर ऑफ माइनॉरिटी है, ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ये अंडर आता है, और अपनी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करता है डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट साहब को, रिपोर्ट करता है किसको? प्रेसिडेंट को, एंड आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था आपका स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है। लास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी बच गई जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, तो फटाफट उसके बारे में भी देख लेते हैं, ये जीएसटी काउंसिल क्या होती है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल हमारी बनाई गई थी बाय 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 बाय इंसर्टिंग आर्टिकल नंबर 279A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमारी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है। कौन कंस्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट साहब हमारे कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। मेंबर्स इसके काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं उनको हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। उसके अलावा एक हमारे होते हैं यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, वो हमारे एक्ट करते हैं एज एन एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द जीएसटी काउंसिल। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि उनको अपॉइंट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जीएसटी काउंसिल के क्या हो जाते हैं? सेक्रेटरी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेंबर्स होते हैं, उसके अलावा बहुत लोग होते हैं, ठीक है। वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी हैं,
ठीक है, अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो फील फ्री टू आस्क, कमेंट करके आप बता सकते हो, वरना आप यहाँ पे अपने कोई भी डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो कि यहाँ से आपको ज़रूर एफकेट एंड सीडीएस वगैरह एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे अपनी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, उसके अलावा जुलाई की करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।